Hello students, we are here to discuss about the chapter 1 of civics, that is power sharing. पहले तो आप ये बताइए पावर शेयरिंग होती क्या है. जस्ट लेट्स ब्रेक इट डाउन. पावर मतलब क्या होता है? ताकत होता है. ठीक है. पावर आपकी मेनली आपको दिमाग में आ रहा होगा मैम ये तो पॉलिटिकल पावर ही होगा इस चैप्टर में क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द पॉलिटिकल पावर. ओके. पॉलिटिकल पावर देन शेयरिंग. शेयरिंग मतलब क्या होता है? डिवाइड करना. हमको बचपन से सिखाया जाता है ना कि चॉकलेट को क्या करना है? शेयर करके खाना है. राइट. तो उसी बेसिस पे क्या पावर को हम शेयर कर सकते हैं? पावर शेयरिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? किस तरह से पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इम्पॉर्टेंट हो जाता है? ठीक है. लोकतांत्रिक कंट्री में ये पावर शेयरिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है. इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. मेनली दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. एक आपकी ऑल द वे यूरोप में सिचुएटेड है, दैट इज़ बेल्जियम, एंड सेकेंड वन इज़ आर नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज़ श्रीलंका. ठीक है. हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इन दोनों कंट्रीज़ ने डिफरेंट अप्रोच ऑफ पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया था ताकि वो अपनी कंट्रीज़ को किस तरह से आगे बढ़ा पाए. ठीक है. पावर शेयरिंग अभी मैंने आपको बताया, दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये पावर आपका शेयर हो सकता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और या फिर ये पावर शेयर हो सकता है अमंग द सेंट्रल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. नाउ लेट्स ड्वेल इनटू द चैप्टर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. Just pay attention and you will get all the details that you need to remember. Okay. Now you can see here I have made this chart for your understanding. Okay. Here's the story of Belgium. यहाँ बेल्जियम की स्टोरी दी गई है. पहले तो हम बेल्जियम को लोकेट करते हैं. बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप में है. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. राइट. तो ये बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन एक बड़ा यूनिक सर्कमस्टांसेस ये प्रोड्यूस कर रही थी उस समय में. ठीक है. बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं. बेल्जियम के आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पर नेदरलैंड्स है. टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द बेल्जियम देयर इज फ्रांस. टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द बेल्जियम यू विल गेट जर्मनी, एंड टुवर्ड द साउथ ईस्ट यू विल गेट द लग्जमबर्ग. ठीक है. ये सारी कंट्रीज हैं. ठीक है. जस्ट अभी आप इतना समझो कि ये बेल्जियम है, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. अब यहाँ पे स्टोरी बेल्जियम का इस तरह दिया हुआ है कि इस बेल्जियम में रहने वाले लोग कितनी तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया करते थे. ठीक है. सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं. ऑब्वियसली हम इंडिया में ही रहते हैं. खैर. ठीक है. तो इंडिया में आप जाते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपकी बोलने की भाषा क्या होती है? चेंज हो जाती है. राइट. इन यूपी यू स्पीक हिंदी. जब आप नीचे जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ मराठी बोलते हो आप. ठीक है. अगर आप बैंगलोर साइड में जा रहे हो, कर्नाटका जा रहे हो, यू विल यूज़ कन्नड़ा. ठीक है. मलयालम आप यूज़ करोगे. नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हो, कुई एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये सारी लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं. हमको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. वैसे ही बेल्जियम क्या कर रहा था? एक यूनिक सर्कमस्टांसेस को प्रेजेंट कर रहा था अपने सामने. लाइक ये बेल्जियम में यहाँ पर देखिए 59% जो आपके फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? डच लैंग्वेज बोल रहे थे. अब आप पूछोगे मैम ये डच लैंग्वेज क्यों बोल रहे थे? ये सब तो बेल्जियम में रहते तो बेल्जियन बोलना चाहिए ना. सी है इज द डिफरेंस. बेल्जियम के ऊपर अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ साइड में क्या है? नेदरलैंड है. नेदरलैंड में जो लोग रहते हैं दे आर डच पीपल. ठीक है. दे स्पोक डच लैंग्वेज. इसीलिए इसका इम्पैक्ट बेल्जियम के नॉर्दर्न साइड में आपको देखने को मिल रहा था. जस्ट आप इंडिया में आइए. इंडिया में आप यूपी बिहार का बॉर्डर पे आइए या फिर आप नीचे जाइए महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे जाइए. आपको जब नीचे जाओगे ना उसके बॉर्डर एरिया पे जाओगे तो आपको दोनों स्पीकर्स मिलेंगे. मराठी स्पीकर्स भी मिलेंगे और कन्नड़ा स्पीकर्स भी मिलेंगे. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था. 59% जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे वो डच लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे. 40% जो वेलूनिया रीजन में रह रहे थे वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे. एग्जैक्टली बिकॉज फ्रांस कहाँ पर है? आपके बेल्जियम के वेस्ट साइड में है. तो उसका इम्पैक्ट भी आपके बेल्जियम के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो 1% बेल्जियंस थे दे वर यूजिंग जर्मन लैंग्वेज ऑल्सो बिकॉज जर्मनी इज ऑल्सो द नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम. राइट. ना अब एक
बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम का जो कैपिटल है दैट इज ब्रसल्स, ठीक है। अब ब्रसल्स एक अपने आप में ही यूनिक सर्कमस्टांसेस को प्रेजेंट कर रहा था, वो कैसे? अब यहाँ ब्रसल्स में 80% स्पीकर जो थे वो फ्रेंच थे, ठीक है, और जो 20% स्पीकर थे वो डच थे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये जो डच स्पीकर्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो पूरे ओवरऑल कंट्री में है वो ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल में इतने कम क्यों हो गए? राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। देखिए रीज़न, अब यहाँ पर टेंशन की रीज़न क्या हुई, इनके बीच में तनाव वाली सिचुएशन बनी ही क्यों? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स, जो आपके माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स थे वो क्या थे, आपके रिच थे, पावरफुल थे, उनको ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त हुई थी, ठीक है, इसी वजह से वो क्या हो गए थे, रिच भी हो गए थे और पावरफुल भी हो गए थे रादर देन द डच स्पीकर। यही चीज़ जो डच स्पीकर थे, जो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, वो क्या कर रहे थे, इस चीज़ को रिजेंट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, रोक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रीज़न क्या था, टेंशन्स वर हाई इन ब्रसल्स ऑल्सो, ब्रसल्स यानी कि जो बेल्जियम का कैपिटल है वहाँ क्यों हाई था, क्योंकि जो डच माइनॉरिटी इन कैपिटल बट दे वर मेजॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, आपके कंट्री में भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप आज की सिचुएशन ही देख लीजिए, आज इंडिया के कई कोने में क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग वेरी लैंग्वेज सेंसिटिव। जो आपने सोशल मीडिया पर रील्स वायरल देखी होगी, जहाँ पर जो अगर कर्नाटका में रह रहा है, अगर वो कन्नड़ा नहीं बोल रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, मराठी नहीं बोल रहा है, तो उसको क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है, राइट। तो ऐसी कुछ सिचुएशन उस समय ब्रसेल्स की भी यानी बेल्जियम की भी बन गई थी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज श्रीलंका, ठीक है। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द मैप ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका में भी क्या थी, आपकी डाइवर्स पॉपुलेशन थी। देयर वर 2 स्पीकर्स, द फर्स्ट वाज सिन्हालास। सिन्हालास वर द नेटिव्स, नेटिव्स यानी कि जो वहाँ के स्थानिक लोग थे, जो वहाँ पर ऑलरेडी रहा करते थे, ठीक है। दूसरे आपके क्या थे बेटा, तमिल स्पीकर्स थे, दे वर फॉर्मिंग अराउंड 18%। अब तमिल स्पीकर्स में भी डिवीजन था बेटा, ठीक है। कैसे डिवीजन था, यू कैन सी श्रीलंकन तमिल्स, दे वर श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे कौन से थे, इंडियन तमिल्स थे। जो श्रीलंकन तमिल्स थे दे वर फॉर्मिंग अराउंड 13% का पॉपुलेशन बना रहे थे श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। ये वहाँ के नेटिव्स हुआ करते थे, वहाँ के स्थानिक तमिल्स हुआ करते थे। दूसरे आपके क्या थे, इंडियन तमिल्स, दे वर ओनली 5%। अब ये इंडियन यहाँ पर यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया के आप जब साउथ में जाते हो बेटा, तो इंडिया की कंट्री थोड़ा सा यूनिक है ना, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलता है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलता है। ट्रॉपिकल होने की वजह से नीचे वाले एरिया में टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन बड़ा क्या हुआ था, फेमस हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि वो श्रीलंका को भी ऑक्यूपाई कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से चीप लेबर्स को उठाकर ले जाना चाहा, कहाँ पर, श्रीलंका में। वो वहाँ पर ले भी गए, जो वहाँ पर सेटल हुए थे, जिनके 4 फादर्स थे, देवर जो वहाँ पे सेटल हो गए, उन्होंने अपने आप को क्या बोलना शुरू किया, वी आर इंडियन तमिल्स, वी आर लिविंग इन श्रीलंका, लेकिन हम भी क्या हैं, श्रीलंकन सी हैं, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी यहाँ मेजॉरिटी स्पीकर की जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, दिस इज ऑफ द सिन्हालास, ठीक है। सिन्हालास देयर वर 74%। जो श्रीलंकन तमिल्स दिख रहे हैं, दीज आर द रेड वन, दीज आर द श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स आपको पैचेस में दिख रहे हैं, दिस वर द ग्रीन, आई हैव मार्क्ड द ग्रीन, एंड देयर आर सम मुस्लिम्स आल्सो। रिलीजन के बेसिस पे भी श्रीलंका का डिवीजन हुआ था, यूल सी हियर रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे दे वर मोस्टली बुद्धिस्ट, वो क्या थे, बुद्धिस्ट स्पीकर्स हुआ करते थे। और जो आपके तमिलियंस थे दे वर बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, ठीक है। अब मेजॉरिटी, नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जब भी किसी चीज़ में इज़म का वर्ड यूज़ हो जाए, इज़म ISM यूज़ हो जाए, दैट मीन्स इट इज़ एन आइडियोलॉजी। वो क्या है, एक सिद्धांत है, ठीक है। वो सिद्धांत आपको बताना चाहता है। मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेजॉरिटी, दैट इज द पॉपुलेशन which is diverse, which has the highest number, simply, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है एक कंट्री में, वो क्या करेगी, शुड बी एबल टू रूल द कंट्री, वो कंट्री को किसी भी तरह से चला सकती है, ठीक है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी को क्या कर सकती है, पूरी तरह से निगलेक्ट भी कर सकती है। ये क्या होता है, ये होती है आइडियोलॉजी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट द सिचुएशन है प्रेजेंटेड इज श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, हमारे 1 साल बाद ही वो आज़ाद हो गया था।
मेजॉरिटी जो सिन्हाला पॉपुलेशन थे उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो सिन्हालाज हैं देवर इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो जो सिन्हालाज थे वो क्या चाहते थे कि हम मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी लेकर आए, मेजॉरिटी की पॉलिसी लेकर आए, ताकि सिन्हालाज को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब इन्होंने ये किया कैसे, हाउ दे डू दिस, ठीक है। दे वर एबल टू अचीव द मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी बाय पासिंग अ लेजिस्लेशन दैट वाज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। ये 1956 का जो एक्ट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आता है, सो बी केयरफुल, बी रीड इट वेरी वाइजली, ओके। यू कैन सी थ्रू लेजिस्लेशन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड which recognized Sinhalas as an official, Sinhala as an official language। अब उन्होंने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन थी, सिन्हालास भी हुआ करते थे, इंडियन तमिल्स भी हुआ करते थे, श्रीलंकन तमिल्स भी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक लॉ ऐसा पास कर दिया जहाँ पर बस सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपकी माइनॉरिटी में है उनको क्या लगेगा कि हमको निगलेक्ट किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो किया, जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन जो पोजीशन थी उसको किसके लिए रिजर्व कर दिया, फॉर मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें ये भी लिख दिया कि हम क्या करेंगे, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, क्योंकि आपके सिन्हाला स्पीकर क्या थे, बुद्धिस्ट थे, मेजॉरिटी में थे, उनको क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कर दी। बाकी जो आपके इंडियन तमिल्स थे, जो आपके हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे, उनके रिलीजन को डिसरिगार्ड कर दिया। अगर आपके कंट्री में ऐसा होता तो सोचो क्या होता। इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द लाइन ऑफ पार्टीशन, यू रिमेंबर ना, 1947। हम पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था, हमारा रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। मास अनरेस्ट, मास किलिंग, ठीक है, ब्रूटल किलिंग हमको देखने को मिली थी, राइट। अब अगर इंडिया का डिवीजन होगा तो सोचो, आज तो बहुत सारे रिलीजन इंडिया में आ गए। फॉर एग्जाम्पल दे आर हिंदू, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इवन दे आर सम पार्ट ऑफ जूइश, ठीक है, पारसीज। तो हम क्या इस बेसिस पर डिवीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी करता है दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल दिस रिलीजन। सभी रिलीजन को क्या देता है, एक समान अधिकार देता है, ठीक है। नाउ कमिंग है बैक टू द टॉपिक। अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इनका, जो उन्होंने एक्ट पास किया 1956 का, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देयर वाज आल्सो इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट फीलिंग ऑफ एलियनेशन। जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो इंडियन तमिल्स थे, उनके अंदर एक हीनता की भावना आने लगी, एक एलियनेशन की भावना आने लगी। वो अपने आप को श्रीलंकन तमिल, जो आपके श्रीलंका सिन्हालीस थे, अपने आप को वो क्या करने लगे, वो उनसे डिफरेंट मानने लगे, ठीक है। बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर नॉट सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको लगा जो बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उनको राइट्स को डिनाई कर रही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक्ट ऑफ 1956 में लिखा हुआ था कि जो जॉब्स हैं और जो एजुकेशन है दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सिन्हाला, ठीक है। तो इनको क्या लगा, जो आपके इंडियन तमिल्स थे और श्रीलंकन तमिल्स थे, कि हमको तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने और इस एक्ट ने निगलेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब निगलेक्ट होगा तो क्या होगा, इसको कुछ रिजल्ट तो होगा ना। अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपको चॉकलेट देने से मना कर देता है तो ये लो रिजल्ट, अरे चलो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, राइट। अब तो यहाँ पे बड़े लेवल पे बात हो रही थी, कंट्री लेवल पे बात हो रही थी, जहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, एलियनेट हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगी थी, ठीक है। उसके अंदर एक हीनता की भावना आने लगी थी, क्योंकि एक को क्या मिल रहा था, बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे और एक को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। Now the relationship between the Sinhalas and the Tamils got strained with the period of time। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनके रिलेशनशिप क्या होंगे, और भी बिगड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन, अब धीरे धीरे क्या होगा, अब उसका रिएक्शन भी तो होगा ना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चॉकलेट नहीं देगा तो आपका रिएक्शन आएगा, चलो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे ही इंडियन तमिल्स भी करते हैं, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स कि मतलब बात नहीं करेंगे, ये नहीं करते हैं। दे वर लाइक कि विल लॉन्च द पार्टीज, हम क्या करेंगे, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया है, आपने लेजिस्लेशन का सहारा लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लॉन्च करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, आपको डिफीट कर सकें, ठीक है।
They were launched, the Sri Lankan Tamil launched parties and they struggled to identify Tamil as an official language, ताकि तमिल को क्या मिल सके, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। नेक्स्ट, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। रीजन से आया है ये वर्ड। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल होता है, कि हम उस रीजन पे क्या कर सकें, सेल्फ रूल कर सकें। आपने हमको अपनी ही कंट्री में माइनॉरिटी बना रखा है, हम अपनी ही कंट्री में हम रूल नहीं कर पा रहे। हमारे जो बुद्धिस्ट हैं या फिर जो आपके तमिलियंस हैं वो ऊपर पोजीशन में तो आ ही नहीं पाएंगे, तो हमारी ऑटोनॉमी कहाँ जाएगी, हम कैसे रूल करेंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, हमको सेल्फ रूल चाहिए, वी वांट ऑटोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दे वर डिसरिगार्डेड द अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन, तो उन्होंने क्या बोला, हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो इन द गवर्नमेंट जॉब्स। बाय 1980s ये डिमांड और बढ़ती जाती है, ये डिमांड और पीपल एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सिद्धांत एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है। द पॉलिटिकल पार्टी, यू विल बी रीडिंग आई थिंक द 4th चैप्टर, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का आप मतलब समझोगे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दिया, और पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मोटिव था, व्हाट इज दैट वी वांट अ तमिल एलम स्टेट। ठीक है, तमिल एलम, एलम मतलब बेटा क्या होता है, स्टेट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट तमिल इलाम दैट इज इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, जब अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके सिन्हालास थे वो मेजॉरिटी में थे, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे पोजीशन को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, एजुकेशन को, ठीक है, उनको रिलीजियस फ्रीडम मिल रही थी, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को रिजेंट करेंगे ना, कि ये पॉलिटिकल पार्टी को हमें ख़त्म करना है या इसको नहीं आगे बढ़ने देना है। इन्हीं चीज़ों में दो ग्रुप्स, जो आपके तमिलियंस हैं और सिन्हालास थे, वो सामने आते हैं, और यही जो सामने आते हैं वो आपका रिजल्ट कल्मिनेट होता है इनटू द सिविल वॉर, दैट इज़ द गृह युद्ध। ओके, we'll get back to it tomorrow. Thank you.